यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें स्किन जो है पपड़ी की तरह मोटा पपड़ी व्हाइट कलर का छोड़ता है। और इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत खुजली होती है। मॉडर्न मेडिकल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और बहुत गंभीर डिजीज के तहत यह आता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर नवीन कुमार से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आजकल स्किन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर देखा जाए तो स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है और कई बार तो इतनी ज़्यादा उसमें खारिश होती है, खुजली लगती है कि ऊपर की स्किन भी उतरने लगती है। तो क्या ये सोराइसिस ही होता है या कोई और बीमारी होती है? सोरा का मतलब होता है इची और आइसिस का मतलब होता है कंडीशन। यह एक सोराइसिस एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो कि क्रोनिक कंडीशन के रूप में जाना जाता है। इसमें रेड कलर के पैचेज हो जाते हैं। हालांकि तो शरीर के किसी भी कोने में हो सकता है, लेकिन जनरली सिर पर, हमारे एल्बो के पास, नीचे नी के पास, पीछे पूरा पीठ वाला रीजन, बहुत लोग को आगे भी हो जाता है। तो यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें स्किन जो है पपड़ी की तरह मोटा पपड़ी व्हाइट कलर का छोड़ता है। और इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत खुजली होती है। ऐसे तो मॉडर्न मेडिकल में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और बहुत गंभीर डिजीज के तहत यह आता है। आज बहुत लोगों को यह बीमारी होती है। जब स्किन का इन्फेक्शन कम मात्रा में रहता है, छोटा कंडीशन में रहता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते और यह एक बड़ा विकराल रूप ले लेता है। उस कंडीशन में हम बहुत परेशान हो जाते हैं और जब इससे कोई छुटकारा नहीं मिल पाता है तो यह अन्य कई गंभीर रोगों को जन्म देता है। यहाँ तक कि हमारे हार्ट, किडनी या अन्य महत्वपूर्ण ऑर्गन को भी करता है स्किन के अलावा। तो यह एक बहुत गंभीर बीमारी है सोराइसिस। सोराइसिस में क्या दर्द भी होता है? जनरली सोराइसिस के पेशेंट को दर्द नहीं होता। सोराइसिस की कंडीशन में खुजली होता है, पेशेंट बिल्कुल बेचैन होता है और कई तरह के दवाओं को लगाने से भी कोई लाभ इसमें नहीं होता है। जहाँ तक बात है दर्द की, तो यदि बूटक रीजन में हो जाए और बार बार बैठने की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, तो उस कंडीशन की वजह से दर्द हो सकता है। जनरली इसमें दर्द नहीं होता। इसके होने के क्या कारण होते हैं? ऐसे तो सोराइसिस होने के मल्टीपल फैक्टर हैं, कोई एक कॉज इसके लिए नहीं माना गया। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से भी होता है या बहुत अधिक गर्मी पड़ती है उसकी वजह से भी होता है। हम सूती कपड़े कम पहनते हैं या वैसे व्यक्ति जो हमेशा पसीना से भीगे रहते हैं और दोबारा स्नान नहीं करते हैं, उनको भी इस तरह की कंडीशन हो जाती है। बहुत से लोगों में इसको जेनेटिक रूप में देखा गया है। हालांकि तो नेचुरोपैथी में कोई भी डिजीज जेनेटिक नहीं होता है, लेकिन वैसे लोग को ज़्यादा संभावना रहती है जिनके माँ बाप में यह पाया गया है। इसके अलावा यूँ देखें तो यह एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारा बॉडी ही हमारे बॉडी पर अटैक करता है और एक तरह से इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो। इसके अलावा बॉडी में विटामिन डी की भी कमी होती है, तो उस कंडीशन में हमारा ऑटो इम्यून डिजीज किसी तरह का हो सकता है। तो विटामिन डी के कमी से भी यह एक होने वाला रोग समझा जाता है। इसके अलावा हम वैसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और उस गर्मी से हमको निजात नहीं मिल पाता है, या यूँ कहें कि स्नान करते समय टंकी के पानी से ही स्नान करते हैं, दिन भर गर्म में रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी यह रोग हो जाता है। इसके होने के कारण तो अभी आपने हमें बहुत सारे बताए, पर क्या इसका इलाज पूरी तरह से संभव है? हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग इसका बिल्कुल सफल इलाज करते हैं। इसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेरॉयड के
ऑइंटमेंट दिए जाते हैं कई तरह के लगाने के लिए, इससे पेशेंट को लाभ नहीं मिलता। यदि बात करें इसके कारण की, तो हमारा जो कारण है, इस कारण में है कि हम अपने बॉडी की सफाई करते हैं। सफाई करने के लिए हम लोग पेशेंट को 15 दिन तक प्रतिदिन के एनीमा के लिए बोलते हैं, सुबह में खाली पेट और रात के सोने के समय। उस समय में लगभग 100 ml पानी में लगभग 50 से 100 ग्राम नीम की पत्तियों को लेकर के उबाल लेते हैं, छान कर पानी नॉर्मल कंडीशन में आता है, उस कंडीशन में पेशेंट को इससे एनीमा लेने के लिए बोला जाता है। सुबह में खाली पेट और रात्रि में सोते 15 दिन तक इस तरह का एनीमा लेते। उसके बाद केवल ताजे पानी का एनीमा लेना है 15 दिन तक, दोनों टाइम। उसके बाद नॉर्मली पेशेंट को एक टाइम केवल रात के टाइम ही 1 महीना के लिए एनीमा के लिए बोला जाता है। और इसका इन्फेक्शन शरीर के अंदर होने के साथ साथ शरीर के बाहर भी इसका इन्फेक्शन पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो इसमें अंदर की चीजों को भी हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, अंदर की इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, और बाहर से भी उसकी स्किन नॉर्मल रहे और देखने में भद्दा नहीं दिखे, इसका भी ख्याल रखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अनंत मूल नाम से जड़ी बूटी आती है, शुद्ध अनंत मूल, इसका काढ़ा बना करके पेशेंट को दिया जाता है पीने की। सबसे अच्छा रहता है कि शुद्ध अनंत मूल सब जगह नहीं मिलता है, तो सारीवाद्यास नाम की दवा बहुत सारी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, जिसमें हम लोग सारीवा को थोड़ा सा गुड़, घाय की फूल इत्यादि को डाल करके 5 से 10 दिनों के लिए छोड़ देते। जब उसका फर्मेंटेशन हो जाता है तो उसका सेवन करते हैं, उसी को हम लोग सारीवाद्यासों के नाम से जानते हैं। उसका लगभग आधा कप पानी में, लगभग 50 ml पानी में 10 ml दवा डाल करके सुबह में खाना खाने के बाद रात्रि में 2 टाइम इसको हम लोग लेते हैं। इसके अलावा हल्दी का एक्सट्रैक्ट, जिसको करक्यूमिन के नाम से जानते हैं हम, उसका एक टेबलेट सुबह शाम लेते हैं। और खाने के लिए कुटज, नारियल तेल में लगभग 100 ml नारियल तेल में 5 से 10 ग्राम कुटज को डाल करके हम लोग उसको उबालते हैं। उबाल करके जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तो छान करके उसको हम लोग उसको स्किन पर जहाँ जहाँ इन्फेक्शन हुआ रहता है वहाँ पर हम लोग उसको लगाते हैं। इसके अलावा इस कंडीशन में विटामिन डी की दवाओं को दिया जाता है खाने के लिए। विटामिन डी 20,000 IU पर डे, लगभग हम लोग इसको देते हैं 1 सप्ताह तक पर डे। उसके बाद सप्ताह में केवल 1 दिन चलता है 2 महीने। और इसमें साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा है। इसमें कोई भी वैसे साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता है, साबुन से झाग निकलता है। इसमें हम लोग मुल्तानी मिट्टी से बने साबुन का प्रयोग कराते हैं, या मुल्तानी मिट्टी को भी नॉर्मल कंडीशन में लगाया जाता है। स्नान करते समय हम लोग नीम के पानी को बॉयल करके उसी पानी से पेशेंट को स्नान कराते हैं। इसके अलावा क्यूटी सोरा नाम की एक और दवा आती है, उसका भी प्रयोग हम लोग पेशेंट को कराते हैं। और पेशेंट के डाइट कंट्रोल करा करके अभी जिन हर्बल मेडिसिन का नाम लिया गया उसको हम लोग प्रयोग कराते हैं। बड़ा आसानी से बिना कोई इचिंग के पेशेंट बड़ा जल्दी से रिलीफ पाया। आपने जो काढ़ा बताया था वो काढ़ा किस वक्त पीना चाहिए और कितनी मात्रा में पीना है? काढ़ा यदि शुद्ध अनंत मूल मिल जाए तो उसको 2 टाइम लिया जा सकता है, सुबह में खाना के बाद, रात्रि में भी खाना के बाद। 2 खाली पेट इसको नहीं लेना। और जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको करक्यूमिन के नाम से जानते हैं, उसको भी साथ में ही लेना है, एक टेबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद, तो बड़ा लाभ करता है। क्या खान पान में भी कोई सावधानी रखनी चाहिए? मतलब कि क्या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बिल्कुल परहेज करना चाहिए? किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन में, जिससे स्किन का इन्फेक्शन बढ़ता है, खासकर दही, मछली, बैगन, खटाई, किसी भी स्किन इन्फेक्शन में नहीं लिए।
चूंकि यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसलिए इस केस में हम लोग डेयरी का कोई प्रोडक्ट नहीं लेते, नॉनवेज का कोई प्रोडक्ट नहीं लेते, बिल्कुल खट्टी चीजों का सेवन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि टमाटर का भी सेवन इसमें बिल्कुल अवॉइड किया जाता है और बासी खाना इसमें नहीं खाया जाता। जितने भी प्रोसेस फूड हैं उसका सेवन नहीं करना, केवल घर की बनी हुई ताजी चीजों का सेवन किया जाता है, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, सलाद इत्यादि। और कोई भी वैसे भोजन हम लोग नहीं करते हैं जो अधिक तले हुए, मसालेदार या खट्टे हों, या जिसमें वैसे सब्जियां जिसमें सॉस का प्रयोग किया जाता है, उस तरह के सब्जियों का प्रयोग इसमें लोग बिल्कुल नहीं करते। तो इसमें बड़ा जल्दी लाभ मिलने लगता है। जब तक डाइट हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, स्किन के किसी भी इन्फेक्शन से हम लोग को मुक्ति नहीं। तो ऑटो इम्यून के कंडीशन में इन चीजों का बिल्कुल ख्याल रखना है, तब जाकर के हमको पूरा लाभ होगा। कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज जब हो जाती है तो ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो क्या सोराइसिस को भी ठीक होने में टाइम लगता है? हाँ, सोराइसिस को ठीक होने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन फर्स्ट मंथ के ट्रीटमेंट से ही पेशेंट को 30 से 40% आराम मिल जाता है। क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन में मॉडर्न मेडिकल साइंस में स्टेरॉइड की दवाओं को खाने के लिए भी प्रयोग कराया जाता है, लेकिन विटामिन डी जो है बिना साइड इफेक्ट के स्टेरॉइड का जो गुण है इसके अंदर अवेलेबल है, एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में बड़ा अच्छा लाभ होता है। तो इसे हम लोग विटामिन डी 20,000 IU पर डे 7 दिन के लिए देते हैं, उसके बाद सप्ताह में 1 दिन कंटिन्यू महीने के लिए देते हैं। तो इसको रात के समय में लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। टैबलेट फॉर्म में है तो उसको हम लोग चॉकलेट की तरह चूज करके लेते हैं, या कैप्सूल फॉर्म में है तो सीधे हम लोग रात्रि भोजन सोते समय सीधे हम लोग निगल लेते, तब जाकर के इसका पूरा लाभ मिलता। और जितना हम लोग इसके बारे में समझते हैं उतना समय इसमें नहीं लगता है और बड़ा आसानी से ठीक हो जाता है कम समय में। जी, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सूरज को माना जाता है, यानी कि कहा जाता है कि धूप में बैठने से भी काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और साथ ही साथ स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक होती है और विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो फिर विटामिन डी जब सूरज से मिल रहा है तो उसकी दवाइयों की क्या ज़रूरत है? क्या सोराइसिस के पेशेंट को धूप में बैठना चाहिए? हाँ, धूप विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल जाता है, लेकिन चूंकि यह ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए, इसलिए उतना बनाने में बॉडी को बहुत अधिक समय लग जाएगा, फिर ट्रीटमेंट में भी बड़ा समय लग जाएगा। लेकिन पेशेंट इसमें होता क्या है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस से पेशेंट इरिटेट होकर के हमारे पास आया रहता है, फिर हम भी उसको उतना ही समय लेंगे तो पेशेंट बड़ा दुखी हो जाता है। इसलिए पेशेंट को हमको तुरंत लाभ हो इसके लिए इसका प्रयोग कराते हैं। फिर पेशेंट यदि धूप में बैठता है फिर और तेजी से उसको लाभ होने लगता है, और यही लाभ यदि खाना पीना मेंटेन पेशेंट करता है और जल्दी पेशेंट को आराम मिल जाता है। इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए तत्काल उसको लाभ देने के लिए हम लोगों को विटामिन डी की दवाओं का सेवन कराया जाता है, तब जल्दी लाभ हो जाता है। नहीं तो फिर वही थोड़ा लंबा समय लगेगा, पेशेंट जो है इरिटेट हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि स्किन के पेशेंट जिनको लाभ नहीं होता है वो बार बार आत्महत्या करने का भी प्रयास करते हैं और दिमाग में उनका बार बार ऐसा थॉट आता है, क्योंकि इतना अंदर से पेशेंट बेचैन हो जाता है, उसको कुछ राहत ही नहीं मिलता है। जितना देर स्टेरॉइड की ऑइंटमेंट को लगाते हैं उतना थोड़ा लाभ मिलता है, फिर इचिंग शुरू हो जाता है। तो इसलिए जरूरी होता है उस कंडीशन में देने। डॉक्टर नवीन, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का बहुत। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।